चलिए, लास्ट टाइम पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमने आखिरी जब इससे पिछले वाले हफ्ते में जब हमने पढ़ाया था, तो वहाँ पे हमने आपको अर्थशास्त्र का अर्थ बताया था, क्षेत्र बताया था। अर्थशास्त्र के उदय के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ बता दी थी, और इसके अलावा मैंने उसी हफ्ते में मैंने कुछ और चीज़ें भी आपको बताई थी। और वो और चीज़ें क्या बताई थी कि भाई अर्थशास्त्र का समष्टि वाला हिस्सा हमने शुरू कर लिया था, उसमें एक पार्ट। ठीक है, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कौन सा, व्यष्टि वाला हिस्सा। और व्यष्टि में आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे का मतलब टुकड़ों में पढ़ाएंगे, ताकि आपके एग्जाम के लायक हो जाए। मतलब जो एग्जाम में आपको आता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वो पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ विद्वान बनना नहीं है, बस एग्जाम कैसे करना है ये जानना जरूरी है। ठीक, चलिए, व्यष्टि में जो सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो है मांग। और सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, मांग। ठीक, अब देखो मांग क्या है, उसमें आपके पास उपभोक्ता लिखा हुआ है, तो हम मांग, उत्पादन और उपभोक्ता, ये तीनों एक क्रम में, उसमें क्रम थोड़ा सा उल्टा कर रखा है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि आप एक सीक्वेंस में चलते रहें। मांग यानी मांग का मतलब हो गया क्या, डिमांड। सबसे पहली चीज आती है मांग, अर्थात डिमांड की चर्चा करते हैं। डिमांड देखो, हाँ, कौन सा मैं पढ़ाऊंगा, मैंने कहा ना पढ़ा दूंगा। हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं, वो मैं हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे ना, उसको रहने वो, पर छूटेगा कुछ नहीं टॉपिक, हम क्रम हम अपने हिसाब से तय कर लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है, डिमांड है। तो डिमांड देखते हैं कि भाई सबसे पहली बात आती है कि डिमांड किसको कहते हैं। तो डिमांड किसको कहा जाता है, डिमांड का मतलब होता है कि किसी वस्तु की या किसी सेवा की, हमारे पास कोई भी वस्तु है या कोई सेवा है, आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई वस्तु है या हमारे पास कोई सेवा है। ठीक, तो इस वस्तु और इस सेवा की विभिन्न मात्रा जो हम अलग अलग कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, विभिन्न मात्राएं जो हम किन कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार रहता है, तो उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि किसी वस्तु या सेवा की वो विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, उसको हम कहते हैं डिमांड। ठीक, जैसे अज्यूम कर लेते हैं, इधर देख लीजिए, अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज मान लीजिए कि मैंने एक टी शर्ट खरीदनी है। अज्यूम कर लिया कि हमने एक टी शर्ट खरीदनी है, एक टी शर्ट खरीदनी है। अब इस टी शर्ट की कीमत मान लीजिए 1000 रुपये है, मान लीजिए 1000 रुपये है। ये क्या है, इस वस्तु की कीमत है, प्राइस है। ठीक, जब प्राइस 1000 रुपये था तब हमने क्या किया था कि केवल क्वांटिटी कितनी खरीदी थी, एक खरीदी। ठीक है ना, जब प्राइस आ गया 500 रुपये तब हमने कहा कि भाई एक नहीं, हम क्वांटिटी कितनी खरीदेंगे, 2 खरीदेंगे। जब प्राइस आ गया 400 तब हमने कहा 2 नहीं, हम कितने खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे। जब आया प्राइस 300 तब हमने कहा कि भाई हम 3 नहीं खरीदेंगे, हम सीधे कितनी खरीदेंगे, 10 खरीदेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु या सेवा की वो विभिन्न मात्राएं, ये विभिन्न मात्राएं हैं, किसी वस्तु या सेवा की ये क्या है, विभिन्न मात्राएं हैं। इन विभिन्न मात्राओं को हम अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए, यानी उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, ये अलग अलग कीमतें हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, डिमांड है। डिमांड जो है कि हमेशा एक जैसी नहीं रहती है आदमी की, उपभोक्ता की डिमांड एक जैसी नहीं रहती है। डिमांड कैसी रहती है, फ्लक्चुएट होती है। और फ्लक्चुएट क्यों होती है, प्राइस के आधार पर फ्लक्चुएट होती है। मात्रा क्या रहती है, मात्रा हमेशा प्राइस के आधार पर फ्लक्चुएट होती है। ठीक, तो हमने कहा इसीलिए मांग का मतलब हो गया कि वस्तु और सेवा की वो विभिन्न मात्राएं
जिन्हें उपभोक्ता अलग अलग कीमत पर खरीदने के क्या रहता है, तैयार रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। भाई हमारे पास जो है कि हमें आम खाना है, ठीक है ना, तो हमें अगर आम खाना है और आम अगर 200 रुपए किलो हो गया तो हम कहेंगे कि भाई हमारी जो डिमांड है ये इतनी नहीं है, हम 1 किलो नहीं खरीदेंगे, हम क्या खरीदेंगे, आधा किलो खरीदेंगे। तो डिमांड कितनी हो गई, आधा किलो हो गई। लेकिन आम अगर 20 रुपए किलो हो जाए तो हम कितना खरीदेंगे, भाई 50 रुपए है, 2.5 किलो दे दो। डिमांड कितनी हो गई है, 2.5 किलो की हो गई। तो विभिन्न मात्राओं, ये विभिन्न मात्राएं किस आधार पर खरीद रहे हैं, वो विभिन्न कीमतों के आधार पर खरीद रहे हैं। तो किसी वस्तु या सेवा की वो विभिन्न मात्राएं जिन्हें उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। अब डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड हमेशा क्या करता है कि डिमांड हमेशा उपभोक्ता द्वारा जनरेट की जाती है। ऐसा नहीं कि डिमांड जो है कि मार्केट में खुद हो जाती है, डिमांड हमेशा जनरेट की जाती है। और जनरेट किसके द्वारा की जाएगी, जनरेट हमेशा उपभोक्ता के द्वारा की जाएगी। उपभोक्ता चाहे तो किसी भी वस्तु की डिमांड को, किसी भी सेवा की डिमांड को शून्य कर सकता है, ठीक, किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की डिमांड को क्या कर सकता है, शून्य कर सकता है। और उपभोक्ता चाहे तो किसी भी वस्तु की डिमांड को या किसी भी सेवा की डिमांड को किसी भी सीमा तक बढ़ा सकता है। इस सीमा तक भी बढ़ा सकता है कि उसकी पूर्ति ही ना हो, ठीक है। और ऐसी स्थिति कब आती है, ऐसी स्थिति मैं आगे बताऊंगा कि मांग में परिवर्तन कब कैसे होता है, तो वहां पता चल जाएगा। अब बात आती है कि भाई एक दूसरी चीज यहीं पे आता है कि मांग का जो नियम है वो क्या है, ठीक है ना। पहला तो आपको पता चल गया कि भाई मांग का अर्थ क्या है, दूसरा आपको जानना है कि मांग का नियम क्या है और मांग की लोच क्या है। इस चैप्टर में 3 ही चीज आपको जानना है। तो एक तो हमने कहा कौन सा आएगा, एक तो हमने कहा मांग का अर्थ क्या है, दूसरा आपको जानना है कि मांग का नियम क्या है, और तीसरा जो जानना है लोच। एग्जाम में जो सवाल आएगा वो कहां से आएगा, लोच से आएगा। सीधा सीधा सवाल आता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल नहीं आएगा। जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा सवाल वही एग्जाम में भी आना है। तो अब देखो कि मांग का नियम क्या है। पहली बात कि मांग का नियम दिया किसने था, मनोज, मांग का नियम दिया किसने था, मार्शल ने दिया था, ठीक है ना। तो मांग का जो नियम दिया था वो किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था। और मार्शल की एक किताब थी, उस किताब का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी किताब थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही मार्शल ने मांग का नियम दिया था। 1890 में ये किताब प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। बड़ी मजेदार बात है इस किताब की कि इस किताब में मांग का नियम तो है लेकिन बेरोजगारी का जिक्र नहीं है, जबकि मांग का संबंध किससे है, बेरोजगारी से है। उत्पादन, उपभोक्ता का उत्पादन का संबंध किससे है, मांग का मतलब उत्पादन, मांग का संबंध उत्पादन से है, उत्पादन का संबंध किससे है, रोजगार से है। और इस किताब में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मांग का नियम तो बताया गया है लेकिन बेरोजगारी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो मार्शल की जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी किताब है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसने मांग का नियम दिया है। और ये जो किताब छपी थी यानी प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, 1809 में, 1890 ईस्वी में, 1890 में ये आई थी, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम कहता क्या है, देखो मांग का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए, अगर किसी वस्तु की कीमत घट जाए, तो किसी वस्तु की कीमत घटने पर, अगर किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है, तो किसी वस्तु की कीमत घटने पर हमेशा जो वस्तु की मांग होगी, ये वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यही है। और मार्शल इसी लॉ में आगे कहता है कि यदि किसी वस्तु की, अगर वो यहां कह रहा है यदि किसी वस्तु की जो कीमत है, अगर ये कीमत बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब जो वस्तु की मांग है, ये मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना।
कीमत बढ़ने पर, जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जब भी किसी सेवा की कीमत बढ़ेगी, तो वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अज्यूम कर लेते हैं भाई, ये कह रहे हैं कि यहां दो चीजें बता रहा है, एक कह रहा है कीमत और दूसरा कौन सा कह रहा है, मांग, दूसरा कह रहा है डिमांड। अगर कीमत इंक्रीज होती है तो मांग क्या होगी, घट जाएगी। और अगर कीमत डिक्रीज हो रही है तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी विलोम संबंध है, यानी मांग और कीमत में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। ये मैंने इस तरीके का चिन्ह बना दिया है, देखो ये इस तरीके का चिन्ह है कि मांग और कीमत में हमेशा क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। जब मांग बढ़े, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और जब कीमत घटेगी तो क्या होगा, हमेशा मांग बढ़ेगी। ऐसा देखो, अगर मान लीजिए कि आज जियो वाले अपने 2 GB का डाटा 1000 रुपए का कर दें, तो कितने लोग जियो का रिचार्ज कराएंगे, आधा लोग तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, आधे से ज्यादा लोग जियो चलाना ही बंद कर देंगे। क्योंकि कीमत बढ़ गई है तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जियो वाले लोग अगर 598 की जगह अपना रिचार्ज 200 रुपए का कर ले, तो बाकी जितने नेटवर्क चला रहे हैं वो सारे लोग क्या कर देंगे, उसको छोड़ करके कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या होगी, कीमत बढ़ेगी तो वैसे ही मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जैसे ही कीमत घटेगी वैसे ही क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। ठीक है ना? लेकिन कुछ शर्तें हैं, ये रूल जो है कि हर जगह फॉलो नहीं होगा, इसके लिए क्या है, कुछ शर्तें हैं। ये रूल जो है कि हर जगह फॉलो नहीं होता है, कुछ शर्तें इसके लिए हैं। तो शर्तें क्या हैं, सबसे पहली शर्त ये है, पहली शर्त, ये लॉ ऑफ डिमांड तभी फॉलो होगा जब कुछ शर्तें पूरी होगी। एग्जाम में ये शर्तें पूछी जाती है, याद रखना है, ठीक है ना। कब, सबसे पहली शर्त है कि उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। पहला जो इसके लिए शर्त है वो क्या है, उपभोक्ता की जो इनकम है यानी जो आय है, ये आय क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। ठीक, उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, सपोज मान लीजिए, अज्यूम कर ले, इसको मिटा दूं, ठीक है ना। अगर सपोज मान लीजिए हम ये कहते हैं, अच्छा ठीक है ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई पहली शर्त ये होनी चाहिए कि जो उपभोक्ता की इनकम है, जो पहली शर्त क्या है कि उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की इनकम क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। तो उपभोक्ता की इनकम स्थिर होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कि मनोज जो है, सपोज हम मनोज का ही उदाहरण लेते हैं कि मनोज अभी तक 500 रुपए पर डे कमा रहा था, 500 रुपए प्रतिदिन कमा रहा था, ठीक है, प्रतिदिन कमा रहा था। 500 रुपए जब ये प्रतिदिन कमा रहा था, तब ये कुल वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च करता था, ये करता था 300 रुपए खर्च करता था। जब ये 500 रुपए पर डे कमा रहा था तो वस्तु और सेवा पर डे व्यय कितना कर रहा था, 300 कर रहा था। ठीक, लेकिन अगर मनोज दूसरे दिन, अगले दिन 2000 रुपए पर डे कमाने लग गया, अगर ये 2000 रुपए प्रतिदिन कमाने लग गया, तो ये वस्तु और सेवा पर 300 ही खर्च करेगा। तब हो सकता है ये वस्तु और सेवा पर 1000 रुपए प्रतिदिन खर्च कर ले, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या नहीं होगा, मांग का नियम फॉलो नहीं होगा। मांग का नियम उसी कंडीशन में होगा, फॉलो होगा, जब उपभोक्ता की इनकम क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जैसे जैसे मान लीजिए कि भाई अब इसको देख लेते हैं कि इसने क्या किया कि अभी ये 500 रुपए कमा रहा था, तो वस्तु और सेवा पर खर्च कितना कर रहा था, 300 रुपए। अभी भी ये 500 रुपए ही कमा रहा है, अभी भी कितना कमा रहा है, 500 रुपए ही। लेकिन पता चला कि जिस वस्तु को खरीदने में ये पहले 150 रुपए खर्च करता था, उसकी कीमत घट करके कितनी रह गई है, 50 रुपए रह गई है। तो इसका काम तो 100 रुपए में बन जाएगा, है ना। इसका काम कितने में बन जाएगा,
100 रुपए में बन जाएगा। और जब इसका काम 100 रुपए में बन रहा है तब ये उसी मात्रा में नहीं खरीदेगा, तब ये क्या खरीदेगा, ज्यादा मात्रा में खरीदेगा। खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तब ये क्या करेगा, 100 रुपए में नहीं खरीदेगा, तब ये सोचेगा यार 200 रुपए की खरीद लेता हूं। ठीक, और 200 रुपए की खरीदेगा तो क्या हो जाएगा कि इसने मात्रा ज्यादा खरीद ली और कीमत क्या कर दिया है, कम चुकाई है। ठीक है ना? तो डिमांड किस पर, डिमांड के लिए पहली शर्त क्या होनी, सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि जो उपभोक्ता की इनकम है, ये उन उपभोक्ता की इनकम हमेशा क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अगर उपभोक्ता की कीमत में परिवर्तन आ गया तो जो रूल है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी तो बड़ी, वो तब क्या करेगा, बढ़ी हुई इनकम के आधार पर ही खरीदेगा। और अगर उसकी इनकम घट गई तब वो घटी हुई इनकम के आधार पर ही खरीदेगा। तब वहां पे जो जो क्या होगा, जो लोच आएगी, तब लोच का संबंध क्या नहीं रहेगा, रूल ऑफ डिमांड से नहीं रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड से नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो पहली शर्त है कि उपभोक्ता की आय क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है ना? स्थिर होनी चाहिए, यानी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है वस्तु साधारण होनी चाहिए। इसके लिए जो दूसरी शर्त है वो क्या शर्त है, दूसरी शर्त है कि वस्तु साधारण होनी चाहिए। सेकंड लिखा है कि भाई वस्तु साधारण होनी चाहिए। दूसरा क्या है, वस्तु साधारण होनी चाहिए। ठीक है ना? वस्तु साधारण होनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर क्या, अगर इस पे क्या करेगा, रूल ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या करेगा, अप्लाई होगा। अगर वस्तु असाधारण है, अगर वस्तु क्या है, असाधारण है, ठीक, तो असाधारण वस्तु पर कभी भी नियम, मांग का नियम लागू नहीं होता है। ऐसा जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, उस पर अभी बात करते हैं। जैसे असाधारण वस्तु का मतलब क्या हो गया, ठीक है, और बोलो, लग्जरी गुड्स हो गया, और एक आध नाम ले लो कोई भी। ठीक, 100 साल पुरानी शराब किसी ने रखी हुई है, वो वस्तु क्या हो गई, असाधारण वस्तु हो गई। किसी के बाद जो है कि ऐसा बकरा आ गया जिसमें जो है 4 सींग रहते हैं, वो नंदा देवी राजजात में चलता है ना, 4 सींग वाला खाड़ू, ठीक, वो क्या है, असाधारण है। ठीक है, तो जब असाधारण, तो उनपे क्या नहीं, उसकी कीमत कितनी भी हो सकती है ना। आपको 1000 कैरेट का कोहिनूर हीरा मिल गया, वो क्या है, असाधारण है। ठीक है, तो वो असाधारण वस्तु है, उनका कीमत और मात्रा से कोई लेना देना नहीं होता है, उन पर मांग का नियम क्या नहीं करता है, कभी भी लागू नहीं होता है। ठीक है ना, तो दूसरी शर्त ये। तीसरी है वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त ये भी है, वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या समझे कि वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या समझे, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या समझे, वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त है ये, मतलब कि अगर मान लो अभी हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, ठीक, कल के दिन ऐसा बोर्ड आ जाए कि मैं यहां से मैं केवल ये बोलूंगा कि वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वो लिखना शुरू कर दे, तो उसकी कीमत और इसकी कीमत में अंतर आएगा या नहीं आएगा, आएगा, आएगा। तो वो मांग के नियम के अनुरूप है या नहीं है, नहीं है। मांग के नियम के अनुरूप ही होगा ना। अगर यही बोर्ड आज 2 लाख का मिल रहा था और कल के दिन ये कितने का मिलता है, 3 लाख का मिलता है, यही जिसके गुण सेम होंगे, तो वहां पे क्या करेगा, लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, वहां पे मांग का नियम क्या करेगा, काम करेगा। लेकिन इसके गुण में मैंने कहा अगर परिवर्तन हो गया तो वहां पे मांग का नियम काम नहीं करेगा। और चौथी जो शर्त है वो है रुचि व आदतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। व्यक्ति जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता की रुचि में अंतर नहीं होना चाहिए और उसकी आदतों में अंतर नहीं होना चाहिए। रुचि व आदतों में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अगर रुचि व आदतों में अंतर हो गया तो डिमांड वाला जो नियम है वो लागू होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं? मांग का नियम लागू होगा या नहीं होगा? ठीक है ना भाई। हमारी चाय पीने में रुचि थी तो हम जो है कि चाय पत्ती खरीदते थे, दूध खरीदते थे, चीनी खरीदते थे। हमने चाय पीना बंद कर दिया तो हम क्यों खरीदेंगे भाई? है ना। रुचि हमारी क्या होगी? बदल गई है, आदत हमारी बदल गई है, और ऐसी कंडीशन में भी क्या नहीं होगा? मांग का नियम फॉलो नहीं होगा। ठीक। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, ठीक है ना। पहली बात तो समझ गए कि किन कंडीशन, क्या शर्तें, मांग का नियम लागू होने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। कितनी शर्तें बताई हैं? 4। पहली शर्त क्या बताई है? उपभोक्ता की आय स्थिर होनी चाहिए। दूसरी क्या बताई है? वस्तु साधारण होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या बताई है? वस्तु के गुण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और चौथी शर्त क्या बताई है? उपभोक्ता की रुचि और आदतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये 4 शर्तें हैं, तभी मांग का नियम लागू होगा। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ अपवाद भी हैं। कुछ क्या है यहाँ पे? अपवाद हैं। तो अपवाद देखते हैं कि भाई अपवाद क्या क्या हैं। देख लेते हैं अपवाद क्या है। ठीक है। देखो, 2 ऐसी अपवाद हैं जिन पर जब मांग का नियम लागू जो है कि जिन पर मांग का नियम लागू होता ही नहीं। जैसे नंबर 1 होता है गिफिन वस्तुएं। सुना है गिफिन वस्तुएं? मनोज, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं हैं घटिया वस्तु। गिफिन वस्तु का मतलब होता है घटिया वस्तु। एक तो गिफिन वस्तु पर यह नियम काम नहीं करता है, और दूसरा हो है कि युद्ध व आपातकाल के समय भी ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरा कब लागू नहीं होता है? युद्ध के समय भी लागू नहीं होगा, युद्ध के समय भी लागू नहीं होगा, और आपातकाल के समय भी लागू नहीं होगा। युद्ध व आपातकाल के समय लागू नहीं होगा। 2 कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होगा। पहला हमने कहा गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु का मतलब होता है घटिया वस्तु। गिफिन वस्तु का मतलब क्या होता है? घटिया वस्तु। ठीक है। अब समझ लीजिए कैसे, आगे देख लो पहले कि समझो कैसे है ये। देखो कैसे, यहां देखते हैं ये है कैसे, ये गिफिन वस्तु पे क्यों ये नियम लागू नहीं होता है। देखो, हमने कहा कि जब कीमत क्या होगी, मांग का नियम कहता है जब कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? मांग क्या होगी? घटेगी। यही रूल है। जब कीमत घटेगी तब क्या होगा? मांग बढ़ेगी। नियम यही है। अब देखो, एक जो है कि टी शर्ट की कीमत, पलटन बाजार में जाते हो और एक टी शर्ट की कीमत है 1000 रुपए। एक टी शर्ट की कीमत कितनी हो गई? 1000 रुपए। ये पलटन बाजार में है। संडे मार्केट आते हो और संडे मार्केट में एक टी शर्ट की कीमत है 50 रुपए। ठीक है ना। इसमें गिफिन वस्तु कौन है? संडे मार्केट वाली क्या है? टी शर्ट गिफिन वस्तु है, घटिया वस्तु है। अब यहां देखोगे, जब टी शर्ट की कीमत, पलटन बाजार की एक टी शर्ट की कीमत 1000 रुपए है, अगर इसकी कीमत 1000 से बढ़कर के 1200 रुपए हो गई तो लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? इसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ हाँ, कम होगी, क्योंकि लिखा है कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यही तो नियम है, हाँ या ना? है ना, कि कीमत बढ़ गई है, 1000 से बढ़कर कितने हो गई? 1200 हो गई। संडे बाजार की 50 रुपए की टी शर्ट है और इस टी शर्ट की कीमत 50 से बढ़कर 60 रुपए हो गई है। मांग घटेगी या बढ़ेगी? हाँ, हैं? बोलो। घटेगी। इन्फीरियर। हाँ,
गला पकड़ना है तुम्हारा। मांग नहीं घटेगी बेटा, मांग कैसे घटेगी? गिफिन वस्तु ये है ना, 50 रुपए की टी शर्ट है, मैं तब भी खरीदूंगा क्योंकि मुझे ये पता है ना 1000 की मैंने खरीदनी नहीं है, और अब उसकी कीमत 1200 है, अब तो मुझे कतई खरीदनी ही नहीं है। हाँ, तभी तो लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि कीमत बढ़ने पर भी इसको और खरीद रहे हैं। अगर नियम लागू होता तो कीमत बढ़ने पर नहीं खरीदते ना, मां डिमांड घट जाती। वो तो उसको छोड़ दो, वो तो फिर वो ठीक है, वो तो इंफीरियर गुड्स होते हैं ना, उनको कौन खरीदता है फिर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ गिफिन वस्तु अलग होते हैं। गिफिन वस्तु क्या होती है, अब वो छोड़ो, पहले यहाँ इसी पे ध्यान दो, उस पर चर्चा करें, है ना। गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता, इतना ध्यान दो। पहले देखो, हमने कहा कि भाई पलटन बाजार में एक टी शर्ट है और इस टी शर्ट की कीमत कितनी थी, 1000 रुपए थी। ठीक, जब 1000 रुपए की थी तब एक्स नाम का व्यक्ति इसको 1 यूनिट खरीद रहा था। एक्स नाम का व्यक्ति कितनी यूनिट खरीदता, 1। जब इसकी कीमत कितनी हो गई, 1200 रुपए हो गई। जब कितनी कीमत हो गई, 1200। तो एक्स नाम का व्यक्ति इसको खरीद भी सकता है और नहीं भी खरीद सकता है, क्योंकि हो सकता है नहीं खरीदेगा। या जब 1000 रुपए थे तब इसकी 2 यूनिट खरीद रहा था, लेकिन अब 1200 हो गई तो अब इसकी कितनी यूनिट खरीदेगा, 1 यूनिट खरीदेगा, क्योंकि मांग कीमत बढ़ने पे डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये नियम है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ, गिफिन का मतलब जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत अगर 50 रुपए थी, अभी 50 रुपए है, ठीक, तब 5 यूनिट खरीदी जा रही हैं। तब इस एक्स नाम के व्यक्ति के द्वारा 5 यूनिट खरीदी जा रही है। कीमत बढ़कर के 60 हो गई, तब भी ये एक्स नाम का व्यक्ति 5 यूनिट ही खरीद रहा, 5 ही यूनिट खरीद रहा है। तब भी कितने खरीद रहा है, 5 ही यूनिट। हो सकता है तब ये 6 यूनिट खरीद ले, ठीक है, क्योंकि ये जो 50 रुपए वाला खरीदने वाला व्यक्ति है, ये 50 रुपए खरीदने वाला जो व्यक्ति है, उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? वह सबसे घटिया वस्तु की सबसे कम कीमत होगी ना, तो उसकी सबसे कम कीमत कितनी है, 50 रुपए। अब उसकी कीमत बढ़कर के कितनी हो गई, 60 रुपए। उसके बाद यही एक ऑप्शन है, वो पहले भी इसकी 5 यूनिट खरीदता था और अब भी उसकी कितनी यूनिट खरीदेगा, 5 ही यूनिट खरीदे, बशर्ते उसकी कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में क्या है कि यदि प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो डिमांड है, डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कम होगी। हाँ बोलो। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। लग्जरी गुड तो आदमी तब खरीदा, वो इंतजार करता है कि सस्ता कब होगा। मैं आगे बताऊंगा 3 चीजें नोट करके कि भाई, एक तो जो है कि विलासिता की वस्तु हो गई, ठीक है ना। विलासिता का वस्तु कौन होते हैं, लग्जरी गुड। भाई विलासिता की वस्तु आप कि लिखा क्या था वहां छोड़ दीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए कि अगर मुझे टीवी लेना है तो मैं फेस्टिवल ऑफर में लूंगा या फेस्टिवल के 2 दिन पहले लूंगा, किस में लूंगा, फेस्टिवल ऑफर में लूंगा। अच्छा, आप जूते लेते हो, रिबॉक के जूते लेता हूं, मैं भी लेता हूं रिबॉक के। मैं कब लेता हूं, जब डिस्काउंट चल रहा होगा 50%।
वो क्या है, विलासिता की वस्तु है। अभी उसका मैं आगे नोट करके 3 पॉइंट लिखाऊंगा कि भाई ये क्या चीज है, ठीक है। अभी सिर्फ इतने पे ध्यान दो कि भाई गिफिन वस्तु पे ये रूल लागू होता ही नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति गिफिन वस्तु को खरीदता है ना, उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। 50 रुपए से नीचे की कोई चीज नहीं है। अब वही 50 रुपए का सामान अगर बढ़ करके कितने रुपए का हो जाए, 60 रुपए का हो जाए, तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए वो क्या करेगा, इस 60 रुपए में भी उतनी ही यूनिट खरीदेगा या उससे ज्यादा खरीदेगा। कीमत बढ़ने पर कभी भी डिमांड कम नहीं हो रही है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत बढ़ने पर डिमांड क्या हो रही है, या तो बराबर रहेगी या बढ़ जाएगी। लेकिन जब क्या होगा, जब हमने कहा कि पलटन बाजार से हम 1000 रुपए की एक शर्ट खरीदते थे, तब हम उसकी 2 यूनिट खरीद रहे थे। अब क्या हो रहे हैं, 1200 की हो गई है तो हम उसकी कितने यूनिट खरीद रहे हैं, 1 यूनिट खरीद रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कि भाई यहां पे तो लागू हो रहा है, लेकिन इस संदर्भ में क्या नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। ठीक, एक ये अपवाद है। दूसरा अपवाद है, युद्ध व आपातकाल की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक, युद्ध के समय पे क्या होती है, साधारण वस्तु भी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। इमरजेंसी के टाइम पे भी क्या होता है, साधारण वस्तु भी महंगी हो जाती है। तो इसलिए उस कंडीशन में भी क्या नहीं होगा, डिमांड वाला जो नियम है, मांग का नियम, उस कंडीशन में भी फॉलो नहीं होगा। मांग के नियम के लिए को फॉलो होने के लिए 4 शर्तें चाहिए, और अपवाद उसके कितने हैं, 2। एक याद रखना है, गिफिन वस्तुएं यानी जो घटिया क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, और आपातकाल और युद्धकाल की स्थिति में ये नियम नहीं लागू होता है। ठीक है ना। अब आता है कि भाई मांग, और मांग हमें पता चल गया कि मांग किसको कहते हैं। मांग मैंने कहा कि किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। और डिमांड के लिए डिमांड से संबंधित जो नियम है वो किसका है, मार्शल का नियम है कि यदि वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, घटेगी। यदि कीमत घटेगी तो हमेशा क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए 4 शर्तें जरूरी है, और इसके लिए अपवाद कितने बताए गए हैं, 2। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है कि जो मांग है, जो मांग है, ये मांग में एक शब्द आता है, मांग की लोच। सुना है, मांग की लोच सुना है। लोच क्या होता है, लोच, मांग की लोच। फ्लक्चुएट होती है, क्यों होती है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण। हाँ, और देखो लोच का मतलब क्या होता है, मांग की लोच, लोच शब्द का मतलब होता है क्रमिक उतार चढ़ाव। क्या कहते हैं इसका, देहाती भाषा में क्रमिक उतार चढ़ाव हो गया, और अगर सामान्य भाषा में बोलना है तो क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन। ठीक है ना, लोच। ठीक, अब मांग की लोच कहते किसको हैं, मांग की लोच का मतलब होता है कि किसी वस्तु या सेवा, कोई वस्तु है या कोई सेवा है, ठीक है ना, उसके मूल्य और जो उपभोक्ता की इनकम होती है, यानी जो उपभोक्ता की क्या है, आय है। ठीक है ना, 2 शब्द याद रखना है, एक वस्तु या सेवा की कीमत हो गया, एक तो क्या हो गया, वस्तु या सेवा की कीमत हो गया, यानी वस्तु या सेवा का मूल्य हो गया, और दूसरा क्या है, उपभोक्ता की जो इनकम है, उपभोक्ता की जो आय है। अगर इनके कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ये मांग की लोच है। अगर वस्तु या सेवा के मूल्य या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, अगर इनमें क्या हो रहा है, क्रमिक परिवर्तन हो रहा है या क्रमिक उतार चढ़ाव आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मांग की लोच। ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, मांग की लोच है। इसको क्या कहेंगे, मांग की लोच। ठीक, भाई एक वस्तु मान लीजिए कि पहले 20 रुपए की थी और उसकी डिमांड बाजार में 10 यूनिट थी, मूल्य था 20 रुपए और कितनी डिमांड कितनी थी, 10 यूनिट की डिमांड थी।
मूल्य बढ़कर के 40 हो गया, डिमांड कितनी रह जाएगी? घट करके 5 रह जाएगी। ऐसा ही तो होगा, घट करके 5 रह जाएगी, 2 रह जाएगी, 7 रह जाएगी, 8 रह जाएगी, जितनी जरूरत होगी। लेकिन 10 से ज्यादा तो नहीं होगी, ठीक है ना। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। या उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय पहले 100 रुपए थी, लेकिन ये घट करके 50 रह गई है, तो क्या वो तब भी उतनी ही मात्रा में खरीदेगा? तब वो क्या करेगा? कम खरीदेगा। या उपभोक्ता की इनकम 100 से बढ़कर के 200 हो गई, क्या वो तब भी उतनी ही खरीदेगा? तब भी उतनी नहीं खरीदेगा, तब उससे ज्यादा खरीदेगा। वस्तु की कीमत अगर 20 से 10 हो गई, तब कितनी खरीदेगा? 10 यूनिट या 10 से ज्यादा? तब 10 से ज्यादा खरीदेगा। 40 हो रही थी तो क्या कितनी खरीद रहा था? 5 यूनिट खरीद रहा था। 100 रुपए थी तो वो जो है कि 10 यूनिट खरीद रहा था। कीमत 50 रुपए हुई तो क्या इनकम 100 रुपए थी तो 10 यूनिट खरीद रहा था। इनकम 50 रुपए हुई तो 2 यूनिट खरीदी। इनकम 200 हुई तो 20 यूनिट खरीद ली, है ना? ठीक है ना। तो ये क्या है कि वस्तु या सेवा के मूल्य में या उपभोक्ता की आय में जब क्रमिक परिवर्तन होता है तो उससे वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं? जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको कहा जाता है। ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? मांग और पूर्ति के कारण नहीं हो रहा है, समझ गए ना। मांग और पूर्ति के कारण नहीं, बल्कि वस्तु और सेवा के मूल्य या उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है। अब जो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी जो ये मांग की लोच है, मांग की लोच कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। कितने टाइप की लोच होती है? ये 2 टाइप की लोच होती है। ठीक है ना। कितने टाइप की है? 2 टाइप की कौन कौन सी है? देखो, एक को कहा जाता है कीमत लोच। फार्मूला याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कीमत लोच, एक को कहते हैं कीमत लोच। और दूसरे टाइप को कहा जाता है आई लोच या इनकम इलास्टिसिटी। आई लोच, इलास्टिसिटी लिखा होगा, ठीक है ना। इन कीमत लोच और आई लोच। ठीक। कीमत लोच का मतलब होता है जो कुछ भी देखा जाता है वो क्या देखा जाता है? कीमत लोच पे ही देखा जाता है। ठीक है ना। ज्यादातर जो सवाल आपको करने हैं वो किस पे करने हैं? कीमत लोच पे ही कर रहे हैं। तो कीमत लोच का मतलब होता है कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत लोच के लिए एक सूत्र है, मांग की मात्रा में, लिखते रहिए इसको। मांग की मात्रा में, मांग की मात्रा में, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, और मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को जो हम दर्शाते हैं वो किससे दर्शाते हैं? डेल्टा पी से। कीमत है ना, प्राइस। तो यहां पी का मतलब क्या हो गया? प्राइस। तो डेल्टा पी हो गया। जहां डेल्टा लिखा है वो डेल्टा का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। डेल्टा का मतलब क्या है? परिवर्तन। और पी का मतलब क्या है? प्राइस। ठीक है। कि मांग की मात्रा में परिवर्तन यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू होता है क्वांटिटी। मांग लिखा है ना, मात्रा लिखा है तो यहां पे क्वांटिटी आएगा। कीमत तो लिखा ही नहीं है। डेल्टा क्यू लिखना है इसको, डेल्टा क्यू। ठीक है ना। मांग की मात्रा लिखा है ना, कीमत कहां लिखी है? क्वांटिटी लिखी है। मांग की मात्रा में परिवर्तन तो क्या हो गया? उसको किससे सूचना है उसकी? डेल्टा क्यू बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। बटे क्या है? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है डेल्टा पी। अब आया ना प्राइस वाली बात। ठीक है ना। तो यानी मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है। अब देखो डेल्टा क्यू यानी प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा
बी। अब इसको एक सवाल के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं होता क्या है। देखो, किसी वस्तु की मांग यदि बढ़ करके 10 से 12 हो जाए, ठीक है ना। देखो, किसी वस्तु की लिखना, पहले सवाल लिखो, लिखना, किसी वस्तु की मांग बढ़कर 10 से 12 हो जाए। किसी वस्तु की मांग बढ़कर 10 से कितनी हो जाए, 12 हो जाए। 10 से 12 हो जाती है यदि वस्तु की कीमत 100 से घटकर 90 रह जाती है। यदि वस्तु की कीमत 100 से घटकर कितनी रह जाती है, 90 रह जाती है, 90 रह जाती है, तो कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो कीमत लोच ज्ञात कीजिए। हाँ, देखो हो रहा है। होगा, सब यही होगा। पास करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। पिछली बार वाले भी हुए, तुम भी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लगे रहना है, ठीक। देखो, मांग मैंने कहा क्या हो जाएगा, 10 से बढ़कर कितनी हो जाए, 12। मांग कितनी होगी, 10 से बढ़कर के 12। अब देखो, अगर हमें क्या निकालना है, प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, कीमत लोच निकालनी है, ठीक है ना। तो कीमत लोच निकालने के लिए फार्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कीमत जो है कि मांग जो है कि 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 12 यूनिट की हो गई। प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, प्रतिशत परिवर्तन कितना आया मनोज, 20% का आया ना, कितना आया। अगर 10 की अगर ये 10 का 11 होता तब कितना परसेंट होता, 10%। गणित नहीं आती है, आ जाती होगी ना थोड़ी बहुत, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, मेरे से ज्यादा तुम लोगों को आती है, अंदाजे से बता दीजिए ना। 20%, भाई 10 में अगर 1 होता, 11 होता तो 10%, 10 का 12 हो गया, तो इसका मतलब जो परिवर्तन आया है वो कितने परसेंट का आया है, 20% का परिवर्तन आया। तो डेल्टा क्यू में जो परसेंट परिवर्तन, जो मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 20% का आ रहा है, अपॉन डेल्टा पी। अब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन देख लीजिए, कीमत था 100 रुपए और 100 रुपए से घट करके कितना रह गया, 90 रुपए। तो कितना जो है कि परिवर्तन आ रहा है परसेंट में, 10% का। कितने का आ रहा है, 10% का। अब इसको काट दो तो 10 दूना 20, कितना हो गया, 2। तो क्या प्राइस इलास्टिसिटी कितनी, कीमत लोच कितनी हो गई है, 2। कीमत लोच कितनी हो गई है, 2। कीमत लोच कितनी हो गई है, 2। और यदि अगर कीमत लोच, या हम कहते हैं यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो वस्तु होती है पूर्ण लोचदार। क्या होती है, पूर्ण लोचदार वस्तु होती है। चलो उस पर तो तब बात कर लेते हैं। तो समझ गए ये कैसे निकलेगा, ठीक है ना। इसके लिए कीमत लोच का सूत्र है, एग्जाम में यही पूछा जाता है, कीमत लोच का सूत्र है। हो सकता है ये आ जाए मांग की मात्रा में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन, या सिर्फ इतना आ जाए कि पीई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ठीक है ना। या फिर ऐसा सूत्र, या फिर सीधे सवाल भी आ सकता है कि यदि किसी वस्तु की मांग बढ़कर के 10 से 20 यदि किसी वस्तु की मांग 10 से बढ़कर के 20 हो जाए और वस्तु की कीमत जो है कि क्या हो जाए, 100 से घट करके 80 हो जाए, तो कीमत लोच होगी। और नीचे से ऑप्शन दिया रहेगा 2, नीचे से ऑप्शन रहेगा 4, नीचे से रहेगा 6, नीचे से रहेगा 10, ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो एक सवाल ये आपको याद रखना है कि कीमत लोच का फार्मूला क्या होता है। पहले की लोच कितने टाइप की है, तो लोच कितनी है, 2 टाइप की।
कीमत लोच हो गया और आई लोच हो गया। दूसरा ये याद रखना है कि कीमत लोच का फार्मूला क्या है, ये डेल्टा पी डेल्टा क्यू सब याद रखना है। इसका मीनिंग पता चल गया ना, क्यू क्वांटिटी और डेल्टा का मतलब क्या है, अंतर जो परिवर्तन है, डेल्टा पी, ठीक है ना, प्राइस, और पी का मतलब हो गया प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो ये तो रही बात यहां तक, ठीक है ना। मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है या भगा दूं, ठीक है ना, आराम से, है ना, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है इस विषय में, तो इसलिए आराम से चलेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा आता है, दूसरा क्या बताया है मैंने, आई लोच, आई लोच, दूसरा लिख लीजिए आई लोच। आई लोच, आई लोच का मतलब होता है मांग में प्रतिशत अंतर बटे आई में प्रतिशत अंतर। आई लोच का फॉर्मूला क्या होता है, मांग में प्रतिशत अंतर, मांग में प्रतिशत अंतर बटे आई में प्रतिशत अंतर, मांग में प्रतिशत अंतर बटे आई में प्रतिशत अंतर, बटे आई में, इनकम में आई में प्रतिशत अंतर, ठीक है ना। मांग में प्रतिशत अंतर बटे आई में प्रतिशत अंतर। मांग में प्रतिशत अंतर को फिर से किससे सूचना, इसका जो है कि सिंबल क्या है, डेल्टा पी, और इसका आई में, इनकम में, तो इसका है डेल्टा वाई, क्या है, डेल्टा वाई, ठीक ना, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई है, ठीक है ना, आई लोच। अब इसको भी करके देखते हैं, सवाल लिख लीजिए, नीचे से लिखना, यदि एक्स वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 11 हो जाती है, एक्स वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 11 हो जाती है, जब आई 100 से बढ़कर 110 हो जाती है, जब आई 100 से बढ़कर 110 हो जाती है, तो लोच ज्ञात कीजिए। तो लोच ज्ञात कीजिए। हाँ भाई मनोज कर लो, हैं हैं, एक, कितने आ रही मैम लोच, ऊपर तो 10 हो गया, नीचे 100 से बढ़कर 110 है, 20 नहीं बेटे, 10 ही तो होगा, 10 ही पर 10 ही तो बढ़ा ना, 100 से बढ़कर 110 हुआ तो 10 होगी ना, तो 10 बटे 10, तो 10 का भाग 10 में दे दो तो एक ही बार आएगा ना। तो आई लोच, इनकम लोच कितनी हो गई है, 1। समझ आ गया। तो ये है आई लोच का, ये भी फार्मूला याद रखना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वाई। और मैंने कहा कि जहां सवाल में दिया था 10% परिवर्तन मांग में आ रहा था और 10% परिवर्तन किस में आ रहा था, आई में आ रहा था। तो यानी क्या हो गया, लोच कितनी होगी, 1 होगी। लोच कितनी होगी, 1 होगी। तो ये दो टाइप हैं जिसको हम क्या, किसके टाइप हैं, ये लोच के टाइप। पहला कौन सा हो गया, कीमत लोच, दूसरा कौन सा हो गया, आई लोच, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। नेक्स्ट आता है, लिख लीजिए किनारे पे, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल, यानी स्केल पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल। स्केल को हिंदी में क्या बोलेंगे, पैमाना ना, हाँ। और लिखना मांग पैमाने पर, हिंदी में लिखना मांग पैमाने पर लोच, मांग पैमाने पर लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल, मांग पैमाने पर लोच। ये आपको याद रखना है, मैं तो आपको समझाऊंगा लेकिन आप इसको रट्टा मार करके चले जाना, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं रहेगा। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल, डिमांड स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल, इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्केल का मतलब क्या हो गया,
किसी पैमाने पर मांग की लोच क्या होगी। ठीक है ना। तो किसी पैमाने पर क्या है, 5 चीजें याद रखनी है, ये रट्टा मारना है, बशर्ते मैं समझा रहा हूं। आपको क्या मारना है, रट्टा। टाइम नहीं मिलता है उतना जल्दी, सॉल्व करना पड़ता है, वो ग्राफ बनाना पड़ेगा, वक्र खींचना पड़ेगा। उसके लिए मैं वक्र खींचना सब सिखा रहा हूं यहाँ, लेकिन आपको क्या रखना है, याद ही रखना है, क्योंकि ये 5 बहुत है। यदि ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो, यदि ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो, लिखते रहना, तो वस्तु क्या होगी, लोचदार होगी। तो वस्तु क्या होगी, लोचदार होगी। वस्तु क्या होगी, लोचदार होगी। यदि ईडी इज ग्रेटर देन 1 है तो वस्तु क्या होगी, लोचदार होगी। अब देखो, पहला सवाल हमने बताया था, इससे पहले वाला सवाल मैंने जब कीमत लोच निकाली थी उसमें कितना आ रहा था, लोच कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। तो ईडी इज ग्रेटर देन क्या है, 1, तो इसका मतलब वस्तु, वो वस्तु क्या रही होगी, लोचदार रही होगी। नेक्स्ट, यदि ईडी इज लेस देन 1 है, यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है, तो इसका मतलब वस्तु क्या है, बेलोचदार है। तो इसका मतलब वस्तु क्या हो गया, बेलोचदार है, बेलोचदार है। ठीक। यदि ईडी इज इक्वल टू 1 है, यदि ईडी इज इक्वल टू 1 है, ईडी इज इक्वल टू 1 है, वस्तु क्या हो गई, इकाई लोचदार होगी। वस्तु क्या होगी, इकाई लोचदार होगी। एक आया था ना हमारे दूसरा वाले सवाल में, क्या आया था, 1 आया था ना, तो इसका मतलब वो वस्तु क्या थी, इकाई लोचदार थी। लिखना, यदि ईडी इज इक्वल टू 0 आ जाए, यदि ईडी इज इक्वल टू 0 आ जाए, ईडी इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब पूर्णतः बेलोचदार होगी। पूर्णतः क्या होगी, बेलोचदार। वस्तु पूर्णतः बेलोचदार होगी, वस्तु पूर्णतः बेलोचदार होगी, वस्तु पूर्णतः बेलोचदार होगी। और यदि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव होगा, है ना, तब क्या होगा, तब क्या होगी, वस्तु पूर्णतः लोचदार होगी। वस्तु क्या होगी, पूर्णतः लोचदार होगी। ये 5 चीजें ऐसे ही याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है, ये ऐसे ही याद रखना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, याद रखना। क्योंकि वहां सवाल सीधे क्या रहेगा, सवाल सीधे याद रखेगा, ईडी इज इक्वल टू 5 है। अब बताना है कि भाई इसमें क्या है, लोचदार है, बेलोचदार है, पूर्णतः बेलोचदार है ना, तो ये तब याद रखना है। तो ईडी इज ग्रेटर देन क्या है, 1 है ना, 1 से ज्यादा है, सॉरी हाँ 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोचदार हो गया। अगर आएगा ईडी इज इक्वल टू 0.90 है, 0.90 है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेलोचदार है। अगर आ गया ईडी इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है, 1 है, बराबर है, तो क्या हो गया, इकाई लोचदार है, इकाई, यूनिटरी। अगर आ गया कि भाई ईडी इज इक्वल टू क्या है, 0 आ रहा है, ईडी इज इक्वल टू अगर 0 आ गया, तब उस कंडीशन में पूर्णतः बेलोचदार है। और अगर इन्फिनिटिव आ गया, तब इसका मतलब क्या हो गया, पूर्णतः लोचदार हो गया। समझ गए, ये 5 चीजें आपको याद रखना, यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पता चल रहा है, ये कई बार ये 0 वाले में और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना, इसमें से एक ही याद रखना है बस। 0 का मतलब है पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है ना, और इन्फिनिटिव मतलब आसमान तक जा रहा है, कितनी भी हो सकती है लोच, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब मैं इसको जो है कि एक एक करके पढ़ा रहा हूं कि भाई ये एक एक करके होता कैसे चीज है, ये लोच आती निकलती कैसे है, ठीक है।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलते हैं लोचदार मांग की बात करते हैं, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए, सबसे पहले आता है लोचदार मांग। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो लोचदार मांग क्या है। लोचदार मांग, एक सवाल लिख लीजिए लोचदार मांग के आगे, एक सवाल लिख लीजिए, वहां से पता चल जाएगा लोचदार मांग क्या है। लिखना, यदि मांग 100 से बढ़कर 125 हो जाए, यदि मांग 100 से बढ़कर 125 हो जाए, 100 से बढ़कर 125 हो जाए, जब वस्तु का मूल्य 100 से 80 हो जाता है, सौ से 80 हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। देखो देखो कैसे, हमने कहा कि अगर कीमत कितनी हो जाए, कीमत कितनी हो जाए, कीमत कितनी हो जाए बेटा, कीमत हो जाए, मनोज समझ आ रहा है कुछ, कीमत अगर 100 से कितनी हो जाती है, 100 से कितनी हो जाती है, 80, कीमत पूछा है 100 से 80, कहां ध्यान है। तो मांग जो है कि बढ़कर कितनी हो जाती है, 100 से 125 हो जाती है, यही लिखा है। ठीक है ना, इसको कहेंगे Q1। ये क्या है, Q1 क्वांटिटी 1 हो गया, सॉरी P1, इसको क्या कहेंगे P1। ये क्या है यहां पे, ये है P1, P1। ये क्या है P2। ठीक है ना, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2। ये तो है कि Q1 यानी क्वांटिटी थी कितनी, 100, जब P1 यानी प्राइस कितना था, 100, क्वांटिटी हुई 125 जब, यानी Q2, और जब प्राइस कितना हुआ था 80। ठीक है ना, यही तो लिखा हुआ है, हाँ या ना। ठीक है, अब पहले इसके लिए ग्राफ बना दो कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनाना आता है, आता है या नहीं आता है। देखो वक्र बनाना है, एक्स एक्स एक्सेस हो गया और ये कौन सा हो गया, वाई। पहले एक्सेस एक्स और वाई लिखना जरूरी है, ठीक है। हाँ, प्राइस 1 ये हो गया P1। ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं, सीधे समझ लो देहाती भाषा में। ठीक है, 100 रुपए कीमत थी पहले। ठीक है ना, 100 रुपए कीमत थी, क्वांटिटी कितने खरीद रहे थे, क्वांटिटी कितने खरीद रहे थे, 100, वही तो लिखा है। कीमत हुई कितनी, कीमत हुई कितनी, 80, कीमत कितनी हो गई 80। क्वांटिटी कितनी हुई, हाँ 80 नीचे आएगा, मैंने गलत, ठीक कर लेता हूं कि कीमत यहां क्वांटिटी कितनी हो गई 125, ये तो लिखा है, ये इसलिए मैंने ये ऊपर लिख लो 100 और नीचे कितने लिख लो 80। ठीक है ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको यूं भी लिख सकते हैं, 100 यहीं के यहीं लिख लो, छोड़ो तुम बाद में गड़बड़ करोगे, ऐसा ही लिख लो। ठीक है ना, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि P1 और P2
पहले P1 ये है, तीर के चिन्ह से पता चेक कर देंगे ना फिर कि ये नीचे आ गया या ऊपर चले गया, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा P1 और ये क्या हो गया P2, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो तब हम तीर का चिन्ह क्या कर देंगे, ऐसे ऊपर की ओर कर देंगे, ठीक है। और इसको नीचे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा आ रही है, जो आपको सुविधाजनक है, दोनों स्थिति में सही है, ठीक है। ये है P1 कहां था, यहां 100, और ये कितना हो गया 80, तो ये हो गया P1 और ये क्या हो गया P2, ठीक है ना। तो जब क्या था, और ये क्या है कीमत, ये क्या है क्वांटिटी है, तो ये क्या हो गया Q1 हो गया और ये क्या हो गया Q2 हो गया। जब कीमत कितनी थी 100 रुपए, तो क्वांटिटी कितनी खरीद रहे थे 100। जब कीमत हुई घट करके 80, तो क्वांटिटी कितनी हो गई है 125 हो गई है। कितनी हो गई है 125 हो गई, ठीक। मांग वक्र ये जो है, ये इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इसको क्या कहते हैं, मांग वक्र कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मांग वक्र। इसको क्या कहा जाता है, मांग वक्र कहा जाता है, ठीक है, मांग वक्र कहा जाता है। और अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, मांग की लोच निकालनी है। अब निकालनी है मांग की लोच, ये तो बना वक्र, मांग की लोच निकालनी है। अब मांग की लोच क्या लिखा है, मांग की लोच क्या, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना % का परिवर्तन आ रहा। आपका नाम क्या है, मनीषा जी, कितना % का परिवर्तन, 25, पक्की बात है, कैसे आ रहा है 25, सही है घबराओ मत, 25%, ठीक है। और फिर जो है कीमत में परिवर्तन कितना आ रहा है, कीमत में परिवर्तन कितना आ रहा है 20% का। 100 से घट करके 80 हो गया ना, तो 20% का। यानी मैं इसको काट दूं कितना, 5 बटे कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 5 बटे 4, इसको और काट दूं कि कितना आ जाएगा 1.25 आएगा, इतना ही आ जाएगा ना, तो 1.25। यानी ईडी इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। वस्तु क्या है, लोचदार है, वस्तु क्या है, लोचदार है। इस कंडीशन में अब और याद रखना है, इस कंडीशन में और क्या याद रखना है, वो भी ध्यान दो कि हमेशा जो है कि ये जो अंतर होगा, ये हमेशा इस अंतर से ज्यादा होगा। ये जो अंतर होगा, ये हमेशा इस अंतर से ज्यादा होगा। नहीं समझे, नहीं समझे भाई। देखो ये वाला अंतर, यानी क्वांटिटी वाला जो अंतर है, वो अगर कीमत वाले अंतर से ज्यादा है, तो हमेशा ईडी इज ग्रेटर देन 1 ही आएगा। हाँ या नहीं आएगा, सवाल पढ़ के ही हो जाएगा, पढ़ के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको लगे कि भाई एक क्वांटिटी जो है कि मांग 100 से बढ़कर के 150 हो गई है, जबकि कीमत जो है कि 100 से घट करके कितनी हो गई है 90 हो गई, तो सीधे सीधे समझ जाओगे कि ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है ना। तब ये सब करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। और उसका वक्र कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। समझ आ गई। तो हमेशा क्या होगा, जहां पर भी हम कहेंगे, जहां पर ये अंतर, यानी क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच अंतर, जब प्राइस 1 और प्राइस 2 के बीच के अंतर से जहां ज्यादा होगा, इसका मतलब वहां ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, और इसका मतलब वो वस्तु क्या होगी, लोचदार होगी। कितनों को समझ नहीं आया, समझ आ रहा है ना। इसे मिटा दूं, ठीक। दूसरा है बेलोचदार मांग, ठीक है ना, यानी वस्तु बेलोच कब होगी, ठीक है ना। ये पहले वाले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, जो मैंने पहले 5 लिखाए हैं उन्हीं को तो बता रहा हूं ना। हाँ, तो अब आता है दूसरा बेलोचदार मांग,
यानी वस्तु बेलोचदार कब होगी, ठीक है ना, बेलोचदार मांग। सेकंड है बेलोचदार मांग, बेलोचदार मांग। देखो बेलोचदार मांग कब होगी, ठीक है, लिखना कि पहले लिखना एक क्वेश्चन लिखना यदि वो किसी वस्तु की कीमत 100 से 80 हो जाती है, यदि किसी वस्तु की कीमत 100 से 80 हो जाती है तो वस्तु की मांग 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी। तो वस्तु की मांग 100 से बढ़कर 110 हो जाएगी। छोड़ो ना, बाद में दे देंगे जवाब। कमेंट पढ़ने का टाइम कहाँ है, ठीक है ना, एक ही हो जाएगी। हो गया, हाँ या ना? चलिए अब देखो बेलोचदार मांग क्या है, ठीक है ना, बेलोचदार मांग की हम कह रहे हैं। हमने एक सवाल लिखाया है कि अगर प्राइस क्या हो रहा है, यहां P1 देख लीजिए कितना है 100, अब तो सीधे समझ जाओगे। P2 कितना है, P2 कितना है 80, P1 है 100 और P2 कितना है 80। हाँ, Q1 कितना है, Q1 कितना है 100 और Q2 कितना है, Q2 है 110। ऐसा ही है, ठीक है। पहले वक्र देख लेते हैं, वक्र कैसा है, वक्र देख लो भाई, ठीक है ना। चलिए वक्र, ठीक है ना, इधर प्राइस लिख लो। P1 कितना है, P1 कितना है 100, P2 कितना है 80, ठीक है ना। जब 100 रुपए प्राइस था तब कितने यूनिट खरीद रहा था, वो क्वांटिटी कितनी खरीद रहा था, तब खरीद रहा था 100, Q1 तब कितना था 100। जब प्राइस 80 रुपए हो गया तो तब क्वांटिटी कितनी हो गई, तब क्वांटिटी खरीदी उसने 110, ठीक है ना। P1 Q1, P2 Q2, ऐसे ही तो है, ठीक है ना। जब वो क्या कर रहा था, जब वो क्या कर रहा था 100 रुपए की, जब क्या हुआ, जब 100 रुपए वस्तु की कीमत थी तो वो 100 क्वांटिटी खरीद रहा था। जब 80 रुपए वस्तु की कीमत हुई तो क्वांटिटी खरीदने की संख्या कितनी हो गई है 110, ठीक है ना। पहले की तुलना में जो ये क्या है, जो ये वक्र है, ये क्या होगा, वक्र कैसा होगा, थोड़ा सा ज्यादा ढलान वाला होगा। वक्र कैसे होगा, ढलान वाला होगा। ये है मांग वक्र, मांग वक्र, ठीक है ना। ये तो हो गया मांग वक्र। सॉल्व करके देख लो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू 100 110, कितना परसेंट का अंतर आ रहा है, 10% का, बटे डेल्टा पी कितना प्रतिशत का परिवर्तन आ रहा है, कितने का 20% का परिवर्तन आ रहा है। यानी कितना हो गया 0.50, 0.5 है ना, जीरो लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी, ये तो है 0.5 आ रहा है ना। ईडी इज इक्वल टू क्या है, लेस देन 1, वस्तु क्या होगी, बेलोचदार होगी। ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन हो गई है,
ठीक है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन क्या हो गई है 1, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वस्तु क्या है, बेलोच है, वस्तु क्या है, बेलोचदार है, यानी बेलोचदार मांग, बेलोचदार है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, Q1 और Q2 तथा P1 और P2 में अंतर कहां पे ज्यादा होगा, अंतर कहां पे ज्यादा होगा मैडम मनीषा, प्राइस में अंतर ज्यादा है, ठीक है ना। ये वाला जो गैप होगा, ये गैप इस गैप की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। सवाल सही समझ जाओगे ना कि वस्तु लोचदार है या बेलोचदार है, समझ गए ना। और नहीं भी होगा तो इसको इतना करने में क्या दिक्कत है, इतना तो कर ही सकते हो, है ना, बस, ठीक है ना। तो ये है बेलोचदार मांग। नेक्स्ट है तीसरी इकाई लोचदार, तीसरा है इकाई लोचदार। ये बना रहे हो ना तुम लोग, वक्र बना रहे हो ना, हाँ, इकाई लोचदार। थर्ड, इकाई लोचदार, इकाई लोचदार। इकाई लोचदार, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक लिखना, किसी वस्तु की कीमत यदि 100 से घटकर 80 हो जाती है, किसी वस्तु की कीमत या किसी वस्तु का मूल्य यदि 100 से घटकर 80 हो जाती है, तो उस वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 12 हो जाती है। तो उस वस्तु की मांग 10 से बढ़कर 12 हो जाती है, ठीक है। वक्र बना लो, वक्र बना लो, P1 P2 Q1 Q2 P1 P2 Q1 Q2, ये लो P1 ये है, P2 और Q2 ये है। अच्छा अच्छा, कम हो रहा है ना, पहले क्या लिखा था P1 कितना, अच्छा P1 ऊपर आएगा यार, एक मिनट, P1 कितना है 100, P2 कितना है, P1 ऊपर आएगा यार, तभी तो मैं कह रहा हूं गड़बड़ क्यों हो रहा है। P2 P2 P1 कितना है 100, P2 कितना है 80, Q1 कितना है 10, Q2 कितना है 12 है। P1 ठीक है, ऐसे ही होगा। ये तो बना मांग वक्र हो गया, ये क्या हो गया, मांग वक्र हो गया, हो गया। अब बताओ ईडी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ईडी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। डेल्टा क्यू कितना आ रहा है 20,
20%। डेल्टा पी कितना आ रहा है? 20%। इसका मतलब क्या आ जाएगा? एक ही तो आएगा। ईडी इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। यानी इकाई वस्तु क्या है? वस्तु इकाई लोचदार है। वस्तु क्या है? इकाई लोचदार है। इकाई लोचदार का मतलब क्या हुआ? कि जिस मात्रा में कीमत बढ़ेगी उसी मात्रा में वस्तु की कीमत घटेगी। जिस मात्रा में वस्तु की कीमत घटेगी उसी मात्रा में वस्तु की कीमत बढ़ेगी। 10% कीमत बढ़ी तो डिमांड में 10% की कमी आ गई। 10% कीमत घटी तो डिमांड में 10% की वृद्धि हो गई। इकाई का मतलब समझते हो ना? समझिए मनीषा, समझ गई बेटा? इकाई का मतलब क्या हुआ? जिस अनुपात में कीमत बढ़ेगी उसी अनुपात में मांग बढ़ेगी, और जिस अनुपात में कीमत घटेगी उसी अनुपात में क्या होगी? मांग घटेगी। तो जब बराबर अनुपात में हो रहा है तो इसका मतलब हमेशा क्या आ जाएगा? एक ही आएगा ना। 20 बढ़ा 20 घटा 1, 20 घटा 20 बढ़ा फिर 1 ही आएगा। ठीक है ना? तो अनुपात घटने और बढ़ने का एक अगर है तो इकाई ही आ जाएगा, और उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये इकाई लोचदार है। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है पूर्णतः बेलोचदार। अगला लिख लीजिए, पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार क्या होता है? ठीक है ना? पूर्णतः बेलोचदार, एक सवाल लिख लीजिए या सीधे लिख लीजिए, मूल्य में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए, मूल्य में कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए, फिर भी मांग में कोई परिवर्तन न हो, फिर भी मांग में कोई परिवर्तन न हो, तो उसे पूर्ण बेलोचदार कहा जाएगा। ठीक है ना? देख लेते हैं एक्स वाई। P1 P2 वस्तु की कीमत अज्यूम कर लेते हैं पहले 100 रुपए थी। ठीक है ना? वस्तु की कीमत मान लो हमने बढ़ करके 150 हो गई। ठीक है ना? क्वांटिटी Q1 उस समय था जब 100 रुपए था, तब भी 100 ही खरीदी जा रही थी। जब 150 हुआ तब भी कितनी खरीदी जा रही हैं? 100 ही खरीदी जा रही हैं। यही तो लिखा है, वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन अगर डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो वस्तु क्या है? पूर्णतः बेलोचदार है। यानी वक्र पहले ऐसा आ रहा था, दोबारा कैसे आएगा? इसी के ऊपर आ जाएगा ना, तो यानी दोबारा ऐसे ही आ जाएगा। तो वक्र क्या हो गया? ये मांग वक्र क्या है? ये मांग वक्र है। ये क्या है? मांग वक्र है। हाँ या ना? हुआ या नहीं? ये क्या हो गया? मांग वक्र हो गया। अब क्या हुआ? अंतर कितना है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना है? 50% का है। सॉरी, डेल्टा पी कितना है? क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? बोल क्यों नहीं रहे हो? डेल्टा क्यू कितना है?
डेल्टा क्यू कितना है 0, डेल्टा पी कितना है 50। 0 में अगर 50 का भाग कर देंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 ही तो आएगा। क्या लिखा था नियम, ईडी इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो वस्तु क्या है पूर्णतः बेलोचदार हो गया, यही तो है। समझ गए ना कैसे होता है ये। आगे चलें। अरे सॉरी, लास्ट लिख लीजिए। लास्ट क्या बताया था, पूर्णतः लोचदार। देखना देखना, मांग में मांग बढ़कर 10 से 20 हो जाए, मांग बढ़कर 10 से 20 हो जाए, यदि कीमत या इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीमत या इनकम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, कैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक, P1 कितना था, P1 कितना था 10, नहीं P1 हम कुछ नहीं, चलो 100 मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान रहे हैं 100, P1 यही है। डिमांड कितनी थी 10, यानी Q1 है ये। कीमत में फिर से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी P1 और P2 क्या है एक ही है, 100 है ना। कीमत क्वांटिटी बढ़कर के कितनी हो गई है, क्वांटिटी बढ़कर के हो गई है 20। पहली कंडीशन में भी ये था और दूसरी कंडीशन में भी क्या था ये था, है ना। देखना जरा, ऐसे ही तो होगा। मांग लोच कैसा होगा, एक्स अक्ष के समानांतर ही होगा। तो मांग लोच तो ये मांग लोच है इस कंडीशन में, सॉरी मांग वक्र, ये क्या है यहां मांग वक्र है, एक्स के समांतर हो गया ना। किसके समांतर हो गया एक्स, ठीक है ना। अब यहां देख लो क्या लिखा था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना आ रहा है, डेल्टा क्यू कितना आ रहा है 100% आ रहा है ना, आ रहा है ना 100। डेल्टा पी कितना आ रहा है 0। 0 से किसी वस्तु को, किसी को संख्या को भाग करोगे क्या करोगे इन्फिनिटिव आएगा, वस्तु क्या हो जाएगी पूर्ण लोचदार हो जाएगी। ईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो इसका मतलब वस्तु क्या है पूर्ण लोचदार हो जाएगी। ये समझ आ गया, ठीक। अब बताओ, अब वक्र से संबंधित सवाल पूछ लेता हूं, ठीक है ना। अगर मांग वक्र y अक्ष के समांतर है तो वस्तु ऑप्शन है ए पूर्ण लोचदार होगी, पूर्ण बेलोचदार होगी, लोचदार होगी या बेलोचदार होगी। पूर्णतः क्या होगी बेलोचदार, ठीक है ना। ये याद रखना है, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा कि अगर क्या है मांग वक्र y अक्ष के समांतर है तो याद रखना है पूर्णतः बेलोचदार। मांग वक्र अगर x अभी x अक्ष के समांतर है ना, जिस सीध में x है रेखा है उसी सीध में मांग वक्र है, तो वस्तु क्या होगी पूर्णतः लोचदार होगी, ठीक है ना। ये दो सवाल ये भी याद रखने हैं आपको, और बाकी का सारा आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको घर में आप पढ़ लीजिए, कल मैं इस पे और आगे बताता हूं।